वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9 साइंस का सैम्पल पेपर हम देख रहे हैं केवी मुंबई रीजन का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मैक्सिमम इन। तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है वो सॉलिड्स में होती है। इन सब में सॉलिड कौन सा है? इन सब में सॉलिड है आयरन रॉड। तो इसमें पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है ना वो सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम देखो हवा में होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द Na प्लस आयन। तो Na प्लस, ये प्लस साइन किसको डिनोट कर रहा है कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, दे दिया है, इसलिए प्लस साइन आ गया है। तो भाई बताओ कि Na प्लस इनमें से कौन सी फिगर है इन चारों में से? व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ सोडियम आयन और गिव रीज़न, मतलब सोडियम की वैलेंसी क्या है और रीज़न क्या है। सबसे पहले तो मैंने पॉजिटिव देख लेते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, अगर आपने एटॉमिक नंबर याद कर लिया है ना तो ये सारी चीज़ें फिर आप इजीली कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11। वैलेंस शेल्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है KLM शेल्स में, तो KLM, के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं और फिर एम में 1 होता है। बट ये तो Na पॉजिटिव है, इसने तो 1 दे दिया है, तो इसकी कितनी शेलें बची? इसकी तो सिर्फ 2 शेल्स बची ना, तो यानी कि K और L वाला होगा। तो फोर्थ वाला तो हमने एलिमिनेट पहले से ही कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ Na का ही, Na का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है ये हमें। अब हमें वो वाला देखना है जिसमें K में 2 हैं, K में 2 हैं और L में 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी ये वाली फिगर जो है ना सेकंड वाली, ये हमारी पूरी हो जाएगी। वैलेंसी सोडियम एटम की होती है हमारी कितनी? 1 होती है, क्योंकि लास्ट वाले जो होते हैं ना शेल में वही उसकी वैलेंसी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ सेल्स दैट आर हैविंग लिग्निफाइड थिकेंड वॉल। तो इसका जो आंसर है वो है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा? तो भाई टिंडल इफेक्ट क्या होता है? वो जो होता है ना जंगल में से आता हुआ इस तरीके से वो कुछ दिखता है, आ रहा है वाइट वाइट सा, तो टिंडल इफेक्ट इनमें से कौन सा शो करेगा? जिसमें थोड़े लाइट पड़ रही है, पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो शो करता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है? इसमें स्टार्च सोल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट को शो करता है, ये याद रखना है आपने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अपना? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? तो भाई प्लांट सेल में, प्रोकारियोटिक और एल्गल सब में ही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम होता है राइबोसोम्स का? इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चर में राइबोसोम मदद करता है। और क्या करता है भाई? एक तो ये भी करता है ये, है ना, और हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम भी मैन्युफैक्चर में मदद करता है। और ये नहीं करता, ये नहीं करता, तो यानी कि 1 और 2 जहाँ पर होगा वो वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए वाला आंसर हो गया अपना। टेंडन किसको कनेक्ट करते हैं? तो भाई देखो बोन्स विद मसल्स, मसल्स और बोन्स को ये कनेक्ट करते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है भाई? आइसोटोप्स हैव, ये आपको याद कर लेना है डेफिनेशन की तरह से, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप जो हैं उसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कैल्शियम। तो एटॉमिक नंबर क्या है कैल्शियम का? कमेंट बॉक्स में पहले तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। तो अब बताओ ज़रा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्मिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर फार्मिंग में, तो इसकी किसका एग्जाम्पल है? हाई कॉस्ट प्रोडक्शन का, क्योंकि फर्टिलाइजर्स काफ़ी महंगे होते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से कौन सा है कि भाई एनिमल हस्बेंड्री साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल लाइफस्टाइल का, ये तो सही है, करेक्ट है। और ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला गलत है, ये मैक्रो नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो इसका गलत बताना था, तो गलत कौन सा है? डी वाला गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा डी। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो 45 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चली जा रही है। जो लेंथ है ट्रेन की वो इतनी है, और उसकी यू ये दे रखा है। और द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ ये है, तो इन दोनों की पहले तो लेंथ ऐड हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोगों को निकालना क्या है? द टाइम टेकन इतना है, क्रॉस द ब्रिज निकालना क्या है?
150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। अच्छा टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगाओ के और आंसर निकालो। तो आंसर जो है वो इसका है सी। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम 6 टाइम्स दैट ऑफ द गिवन डिस्टेंस देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम। अगर भाई डिस्टेंस 6 गुना उनका बॉडी का बढ़ जाएगा तो भाई डिस्टेंस में क्या अंतर उनके आने वाला है, तो 1/36 टाइम्स डिस्टेंस हो जाएगा। एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 30 kg हैज़ द सेम डायमीटर एज एन एल्यूमिनियम स्फीयर। तो एक आयरन का स्फीयर है और इसका जो मास है, मतलब इसका जो वेट मास है वो है 30 kg। इसका डायमीटर जो है वो इतना ही है जितना एल्यूमिनियम के एक स्फीयर का है, बट एल्यूमिनियम जो कि हल्का होता है इसलिए इसका वेट हमारा कम है। द स्फीयर्स आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ क्लिफ। तो दोनों को दोनों एक ऊंचाई से दोनों को फेंका जा रहा है। व्हेन दे आर 10 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड दे विल हैव सेम। तो मतलब जब वो 10 मीटर ऊपर होंगे ना ग्राउंड से, तो उनका सेम क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन सेम होता है। मैच करना है, तो मैच का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, देखो हाई पिच यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी होता है, और लो पिच का मतलब होता है भाई कि लो फ्रीक्वेंसी होगी। स्मॉल एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि भाई उसकी जो साउंड होगी वो काफ़ी फेंट होगी, और लार्ज एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि भाई लार्ज साउंड उसकी होने वाली है। तो 16 जो है उसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 असर्शन रीज़न वाले हैं, तो देखते हैं। 17 है इसका कि भाई एटॉमिसिटी ऑफ O3 इज़ 3, ये असर्शन दिया गया है, और रीज़न है 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन दिस। तो भाई इसमें हमें बोला गया है कि करेक्ट, तो भाई देखो दोनों हैं, दोनों ही करेक्ट है, बट करेक्ट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो जब क्या होता है, दोनों ट्रू हैं, दोनों सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बी ऑप्शन लगा देते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18 का असर्शन है प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट ऑन अकाउंट ऑफ एंडोस्मोसिस व्हेन केप्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ये तो भाई ठीक बात है। रीज़न प्लांट सेल पोजेस लार्ज वॉक्यूल दैट रिमूव एक्सेस वाटर एंड, ये बात गलत है, तो इसलिए फर्स्ट वाला ट्रू है और जो सेकंड वाला है वो फॉल्स है, तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अच्छा, और इसका जो रीज़न हमें दे रखा है वो द वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। भाई मीडियम पे डिपेंड करती है, ये तो गलत है, ये वाला सही है। एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, 20 वाला, एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ऐसा तो होता ही है, सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को किसी ना किसी वे में अट्रैक्ट कर ही रहे होते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। भाई क्या मतलब सही है, बट रीज़न थोड़ी ना हो गया इसका। तो जब दोनों सही हैं बट जो बी वाला है वो ए वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या लगाते हैं, बी लगा देते हैं कि भाई असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सेक्शन बी आ गया अब अपना। यहाँ पे डायरेक्ट आपको साइड में आंसर्स भी हैं, तो आप इधर से अच्छे से देख सकते हो कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इट्स और इन द हीलियम एटम। तो भाई देखो इस तरीके से होते हैं, ऐसे करके सोल्यूशन होता है हमारा कि 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स 1 मोल की बराबर अपने होते हैं। तो 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम क्या होगा, इसको हम लोग 1/this कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 1/6.02 इंटू 10⁻23 ये हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। ये 10⁻23 ये पूरा पूरा कट गया, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, तो भाई 2 मोल्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है और में, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम। तो ये भी सिमिलर, देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास सोडियम का होता है 23, गिवन मास हम लोगों को 11.5 दिया है, तो 11.5 और 23 डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड वाटर इज
होमोजेनस वाइल दैट ऑफ ऑयल एंड वाटर इज हेट्रोजेनस वाई। तो देखो आंसर है इथाइल एल्कोहल एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म single phase, no boundary of separation, hence homogeneous, where oil and water are immiscible and form two separate layers। तो two separate layer बना रही हैं तो यानी कि mix नहीं हो रही हैं। Why are lysosomes called as the scavengers of the cell? तो they remove the cell debris by digesting them, खा जाते हैं उनको, पचा जाते हैं। The use of manure is better than use of fertilizers, mention any 2 points in the support of this statement। तो देखो manures make the soil fertile but continuous use of fertilizer can destroy soil fertility and harm the microorganism। मैन्योर तो भाई अच्छा होता है मिट्टी के लिए, फ़ायदा पहुँचाता है, बट जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी को ख़राब कर देते हैं। बायोलॉजिकल वेस्ट आर यूज्ड मैन्योर में, रिसाइकल वेस्ट वेयर एज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉज वाटर पोल्यूशन। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, मगर मैन्योर तो फ़ायदा पहुँचाता है। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड, ऑर्गेनिक वेस्ट आर रिसाइकल्ड और पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करती ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, और मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस और ये भी। बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग क्या होते हैं? मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हो, इंक्रीज बाय हाई यील्डिंग एनिमल्स, गुड क्वालिटी मीट, फाइबर, स्किन, है ना। कैटल फार्मिंग करने से अच्छे से साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं जब हम कैटल्स का, तो काफ़ी फ़ायदा होता है, अच्छा दूध मिलता है और अच्छा मीट मिलता है और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं ना जो भी एनिमल से मिलती हैं। वाई कैन अ स्मॉल मास सच एज बुलेट किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन? इतनी सी बुलेट कैसे इंसान को मार देती है? तो इट इज़ बिकॉज इवन इफ द मास ऑफ बुलेट इज स्मॉल इट मूव्स आउट ऑफ द गन विद अ वेरी हाई वेलोसिटी ड्यू टू विच मोमेंटम प्रोड्यूस्ड इज हाई, P इज इक्वल्स टू mv। दिस हाई मोमेंटम ऑफ द बुलेट किल्स अ पर्सन। कैसे मारती है? बिकॉज ऑफ हाई मोमेंटम। सेक्शन सी देखिए, इसमें है 10 ग्राम CaCO3 on heating give 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5.6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि CO3 जब CaCO3 को जब हम हीट कर रहे हैं तो CaO और CO2 अपने को मिल रहा है। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल, इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 10 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। तो इनमें आपको क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स को बताना है। तो 28 ग्राम ऑफ He, 46 ग्राम ऑफ Na और 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसमें आपको क्या करना है? मोल्स बताने हैं। तो देखो मोल्स क्या होता है? गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास इन ग्राम्स, मास इन, दो फॉर्मूले होते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। एक तो ये है मास इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास, जो भी एटॉमिक मास होता है। तो मास इन ग्राम 28 है और इसका एटॉमिक मास 4 है, तो 28 अपॉन 4 यानी कि 7। Na 46 अपॉन 23 इज इक्वल्स टू 2। और कैल्शियम क्या होता है? 60 और उसका एटॉमिक मास होता है 40, तो यानी कि 1.5 मोल। ये आपको नीचे गिवन भी था इनका, तो इससे ऐसे करके निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का आप लोगों को फॉर्मूला मास निकालना है। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो, इस तरीके से निकलेगा फॉर्मूला जो है ना पूरा का पूरा। Na है, Na की क्या होती है अपनी वैल्यू? सोडियम होता है क्या? 23 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि Na2 है। कार्बन कितना होता है? क्योंकि अब इसके आगे है तो प्लस लगाओगे। कार्बन क्या होता है? 12, राइट। और 12 अकेला है, फिर उसके बाद आप फिर से प्लस लगाओगे। फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 और 3 है तो इंटू 3। अब ये हो गया अपना। फिर इसके बाद और आगे ऐड करोगे 10 और H2O। 10 H2O है ना, तो H जो है 1 होता है और 2 से मल्टीप्लाई हो रखी है तो 2 इंटू 1 और प्लस सिर्फ O है तो 16। इस तरीके से आप लोग लिख दोगे और फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन यहाँ से कर लोगे, ऐड करके आ जाएगा आंसर। यहाँ पे गिवन है, देखो पूरा एडिशन। क्वेश्चन नंबर 29 है द स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑफ मास
500 kg increases from 36 km per hour to 72 km per hour. Calculate the increase in its kinetic energy. तो kinetic energy जो increase हो रही है ना, वो हम लोगों को निकालनी है. तो यहाँ पे हमें दे रखा है मास कितना, मास हम लोगों को 500 kg दे रखा है. गिवन मास है 500 kg. द गिवन यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर. इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए पूरा का पूरा सॉल्व है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया हुआ है. पहले तो 1 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करते हैं 1000 अपॉन 3600 काट देंगे. बेसिकली आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. फिर इनिशियल स्पीड हम लोगों को दे रखी थी 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर पर आवर, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए ना बच्चा आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इनिशियल स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड. फिर फाइनल स्पीड फिर से 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मीटर पर सेकंड. अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इसमें से आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे. फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv². अब इसमें भी देखो 12mv² माइनस 12mu इनिशियल वाली माइनस कर दोगे तो मास कितना है, मास तो भाई 500 है तो m कॉमन ले लोगे और अंदर v क्या है, v है अपने पास 20 तो v² माइनस u क्या है, u 10 है तो u². इस तरीके से सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है 30. इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विद सम वेजिटेबल टू कुक यू जनरली ऐड सॉल्ट इनटू वेजिटेबल. आफ्टर एडिंग सॉल्ट वेजिटेबल रिलीज वाटर. वाई. तो देखो when salt is added hypotonic medium is created. The concentration of salt molecules is more outside vegetable than inside. Hence due to osmosis water from vegetable come out. तो osmosis की वजह से water जो है बाहर आ जाता है. If you are provided with some vegetable, अच्छा वाला हो गया. हाँ 31 देख लेते हैं. Diagrammatically show the difference between 3 type of muscle fiber या फिर major function of blood. तो ये 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर दिखा रखे हैं वेसिकल और आप यहाँ से देख सकते हैं. मेजर फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या होते हैं ये आपको बता देना है. तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं. ब्लड फ्लो कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू सेल. तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड करता है, हॉर्मोन्स करता है, वेस्ट मटेरियल करता है. ऑक्सीजन और फूड को एक सेल से दूसरी जगह ले जाता है, कलेक्ट करता है वेस्ट सारी बॉडी से और उसको लिवर, किडनी में डिस्पोजल के लिए भेज देता है. रेगुलेट टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट विद इन द बॉडी. हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करता है ब्लड. वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट ड्यू बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड हेल्प्स इन वूंड हीलिंग. तो जो वाइट ब्लड सेल WBC होते हैं वो भी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को हील करते हैं. प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. और जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, मतलब जब चोट लग जाती है तो फिर खून रुकने में वो मदद करते हैं बहने से. अब 32 देखिए डायग्राम है. ऑब्जर्व डायग्राम 1 और डायग्राम 2. ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज लिफ्टेड. एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज लिफ्टेड फ्रॉम A to B to height h along path 1 and 2. What would be the work done on the object in both the cases? Give reason for your answer. तो देखो भाई वर्क डन डायग्राम में होगा mgh, वर्क डन जो है उसमें भी mgh ही होगा. वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट इज मूव. तो पाथ में फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही वर्क डन रहेगा. तो सिंपल सी बात है. ठीक है. ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए. टाइम है डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम फॉर साउंड चेंजिंग फ्रॉम लो पिच टू हाई पिच कीपिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड सेम. तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा. इधर एम्पलीट्यूड है और इधर अपना टाइम है और लो पिच हाई पिच ऐसे करके जा रहा है पूरा. आंसर द फॉलोइंग. स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट. तो टेंडन और लिगामेंट के बीच में डिफरेंस यहाँ पर आपका लिखा हुआ है. टेंडन स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल होते हैं और लिगामेंट इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना. ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है. तो इस तरीके से यहाँ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं.
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम में क्या क्या होता है? सीव टिश्यू, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल, डू नॉट गेट फटीग, थकती नहीं है। टिश्यू, नेम द टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लिनिंग ऑफ माउथ, तो ये आ गया हार्ड। ये आंसर्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल से हैं। फंक्शन, अच्छा ये तो देखो मेरे को आप यहाँ से पढ़ लो, और यहाँ पे सोल्यूशन भी समझाने का वो सब कुछ है नहीं। रोल ऑफ एरेनकाइमा, तो एरेनकाइमा का रोल होता है ब्योएंसी देने का, फ्लोटिंग देने का। क्लोरेनकाइमा का होता है भाई क्लोरोफिल होता है, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। कॉर्क और फेलम, इस यहाँ पे देखिए आंसर आप ना डायरेक्ट देख लीजिए, मैं इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से सीधा आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है वो हमारा है, स्टडी स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी गिवन हेयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो स्पीड टाइम ग्राफ को, ये इधर स्पीड है और इधर टाइम है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, तो ओ ए किस तरीके की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, स्पीड और टाइम का, और स्लोप है ओ से ए तक, देयरफॉर द ग्राफ लाइन ओ ए रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जो ए बी है वो पैरेलल है, तो नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद बी सी जो है वो फिर डाउनवर्ड है, तो यानी कि वो निगेटिव एक्सेलरेशन को, रिटार्डेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो ये जो है ये ऊपर वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नीचे जा रहा है तो रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो है जब भी पैरेलल होता है तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती है। और फिर उसके बाद कौन सा पूछा गया है? एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एज वी सी फ्रॉम ग्राफ लाइन ओ ए represented, so slope of velocity graph, velocity time graph OA will give the acceleration of the body। तो ये वाला एक्सेलरेशन दे रहा है बॉडी का, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 6/4 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये आप ग्राफ की हेल्प से देखिए, यहाँ से ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं, इधर पूरा सोल्यूशन गिवन है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो सरफेस एरिया होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड्स की स्पीड होती है और नेचर ऑफ लिक्विड, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इस फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है वो बताने हैं। वेपोराइजेशन कॉजेज कूलिंग, क्योंकि भाई वो हीट को उड़ा देता है। वेपोराइजेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग एज द पार्टिकल एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, देयर बाय कूलिंग इफेक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो क्या होता है ना, एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर। तो भाई एक बार पानी भर गया ना हवा में, उससे ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा, तो जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है ना तो इवेपोरेशन कम हो जाता है, और इसलिए फिर ना मतलब गर्मी ज़्यादा हो जाती है। आइस इज सॉलिड एट 0 डिग्री वाइल वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो देखो इसमें क्या है, अच्छा सी वाला, ये पहले वाला देख लेते हैं। आइस इज सॉलिड एट 0 डिग्री बिकॉज इट इज डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इज एट डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो वाटर में वीक होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और आइस में स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड, तो स्पॉन्ज जो है उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है। ऑल्सो मटेरियल जो है वो रिजिड नहीं होता, जब प्रेस करते हैं तो दब जाते हैं क्योंकि उसमें होल होती है, बस उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है बट फिर भी वो कंप्रेस हो जाता है। शुगर क्रिस्टल डिजॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है। शुगर क्रिस्टल डिजॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर बिकॉज हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, तो जो हॉट वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ड्यू टू दिस दे स्ट्राइक फास्टर ऑन द पार्टिकल्स ऑफ शुगर देन कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल, एज अ रिजल्ट हॉट वाटर विल डिजॉल्व देम फास्टर देन कोल्ड वाटर। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ज़्यादा होती है हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो ज़्यादा तेज़ी से स्ट्राइक करते हैं, इसलिए वो जो है डिजॉल्व हो जाती है चीनी ज़्यादा हॉट वाटर में।
There is no atmosphere on the moon. This is because gas molecule need a certain amount of force of attraction to be retained on a heavenly body. The force of attraction of the moon is less than the required force. Hence no atmosphere can exist. तो ये हम लोगों को ना थोड़ा मतलब स्टेटमेंट से दे रखे हैं. वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून डैश टाइम ऑफ अर्थ. कितने टाइम्स है अर्थ के? तो 1/6 है. द मास ऑफ मून टू द डेट ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ मून इज डैश देन ऑफ अर्थ. तो मास जो है वो लेस है अर्थ से मून का. इफ़ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 60 kg ऑन अर्थ तो 1/6 हो जाएगा मून पर. तो मून पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. 1/6 यानी कि 60/6 यानी कि 10. मास ऑफ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 50 kg. इट्स मास एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे कितना मास होगा? बराबर ही होगा, इक्वल रहता है. नेक्स्ट देखिए 38 है.